बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू को इस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर फ़र्रुख नदीम साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। बहुत शुक्रिया। और आप बहुत मसरूफियत से वक्त निकाल के आए। सर, जो सवाल मेरे पेश नज़र है और इसे मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ वो है लिटरेचर के बारे में, अदब के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी तारीफ़ के बारे में। अदब के बारे में बहुत सी तारीफ़ें हमारे तालिब इल्म पहले देखते रहे, मुख्तलिफ़ किताबों में लिखी हुई हैं। अदब तनकीद हयात है, अदब जो है वो हज़मदोज़ी का एक वसीला है, अदब जो है वो एहसासात, जज्बात, ख़यालात की जमालियाती तरसील करना, इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते रहे। लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे ज़माना आगे आता है चीज़ों को नए सिरे से देखने की ज़रूरत पेश आती है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा ज़माना आ गया है जब अदब की तारीफ़ को असर नौ मुतय्यन करने की ज़रूरत है ना? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये सवाल जो उठाया है और इसकी आज की तनकीद को समझने के बारे में, आज की सकाफ़त को और आज की सकाफ़ती नफ्सियात को समझने के लिए ये बहुत अहम है। अब जो हमारी क्लासिकल जो डेफिनेशन है अदब की, वो तो आपने बता दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब ज़रूरत ये है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अदब की तारीफ़ें नौ करें। और मेरे ख्याल के मुताबिक पिछली सारी बातों की अहमियत, जो तारीफ़ें हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन उनमें कुछ चीज़ों का अब इजाफे की ज़ाहिर है, देखें ज़माना है ना, जब तक वो तारीफ़ सर्व कर सकती थी, उसने अपने ज़माने को एड्रेस किया। तो अब उसमें कुछ नई बात करने की ज़रूरत है। अब जो समझ आ रही है वो ये है कि अदब एबनॉर्मेलिटी, यानी जब कहीं भी समाज में या कहीं भी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस होती है, अदब उसको देखता है और उसके ऊपर अपना इजहार करता है। ये यूनानी और पुराने हमारे अपने क्लासिक अदवार से ले लें। अच्छा अदब वही है जो बड़ी एबनॉर्मेलिटी, अब एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, यानी समाजी तौर पर कोई ऐसी गड़बड़ है, कुछ ऐसा मसला है जिसको आम तौर पर हम या तो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, उसको मसला समझते नहीं है, और या फिर ये होता है कि उसके ऊपर लोग कम बोलते हैं। यानी इसको यूं भी कह दिया कि समझ सकते हैं कि अदब मुअर्रिखीन ने जो दानिस्ता तौर पर, शाउरी तौर पर या लाशाउरी तौर पर वो जो गैप्स छोड़े होते हैं, अदब उनको देखता है। ठीक है, अदब उस सूरत हाल को समझता है और उसके ऊपर फिर पूरा एक इजहारिया बनाता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में होते हैं कुछ नॉर्म्स। हाँ। जो नॉर्म्स पर चलने वाले लोग हैं वो नॉर्मल है। ठीक है ना? वो नॉर्मल। हिस्ट्री लिखने वाला आदमी जो है, या तारीखी जो मामलात हैं या सियासी मामलात जो हैं, यानी मुआशरे के नज़म को कायम रखने के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ नॉर्म में आ गया। वो एग्जैक्टली। अब उससे हट के जो कुछ होगा, जो नॉर्म के मुताबिक नहीं है, वो आदमी का मसला हो या समाज का मसला हो, उसको वो वहाँ पे अदब जो है वो उसकी गुंजाइश है। अदब की वहां पर उसका मौजू वो है, और अदब का होना भी यही चाहिए। और है भी ऐसा ही कि जो अच्छा अदब है वो जो गैप्स जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं लिखारी को। मुसन्नफ कहता है कि यार ये, अब चाहे उसे ये नहीं कहता कि यार इस पे नहीं लिखा किसी ने तो मैं लिखना है, नहीं, उसको वो मसला तंग करता है। अब चूंकि वो ऑलरेडी मुसन्नफ अफसाना निगार या नज़्म निगार तो वो है, लेकिन वो क्या करता है ये है कि उसको फिर उस जो एक्सपीरियंस है, समाजी तजर्बा जो है, उसको फिर वो दाखिली तौर पर उसको फिर वो उस दाखलाता है ना, और उसके बाद फिर इंटरनलाइज कर, पर्सनलाइज करके फिर उसको उसका इजहार, उसको किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी सिनफ में फिर उसका इजहार करता है, खास तौर पर नाबना अफसाने में। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो इससे पहले जो अदब लिखा जा रहा था वो भी तो यही था। वो भी यही था, लेकिन तारीफ अब नहीं, वहां पर वो नहीं। उस वक्त की तारीफ पर भी तो वो पूरा उतरता है। उस वक्त की तारीफ पर भी पूरा उतरता है, ऐसे ही। यानी वो जो उस वक्त की तारीफें थी, उस वक्त का अदब उस वक्त की तारीफ पर भी पूरा उतरता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी तारीफ कुली तौर पर हम ये कहें, एक्सक्लूसिव तो नहीं होती ना, कैसे बगैर नहीं। लिटरेरी थ्योरी की जो उसकी जो एक्सेप्टेंस है यूरोप में, वो इसीलिए हुई है कि इसने मल्टी डायमेंशनल कर दिया और कहा कि ये एक पहलू भी है, ये एक एस्पेक्ट भी है जिसको आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। आप नफ्सियाती तौर पर देखें, आप डीकंस्ट्रक्शन करें, आप साख्तियाती हवाले से देखें, आप देखें ना, आज से काफ़ी अर्सा पहले हमारे पास जो मुरव्वज रवैया था, यहाँ तक कि गाने, फिल्में सारे ज़्यादातर जो है वो किस्मत परस्ती पे या वजूदी कर्ब पे या वजूदी जो एंग्री यंग मैन पे लिखे जाते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ, ऐसा हुआ कि यूरोप में भी ऐसा अदब लिखना बंद
करती है, बल्कि लोगों ने मज़ामीन लिखे एग्जिस्टेंशियलिज्म के खिलाफ, वजूदियत के खिलाफ। मतलब ये क्या, यानी हाँ, एक वक्त की बात है, वो एक हो वक्त गया, की बात है, वो 2-4 दफा कर दी, अब ज़ाहिर है इसका मतलब मैंने कहा कि ये एक पहलू था। अब उसमें क्योंकि जिंदगी की कम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियों में इजाफा हो गया, लिहाजा उसके जाविया जो देखने के जाविये हैं उनमें भी इजाफा हो गया। लिहाजा हमें देखना होगा कि इस जाविये से क्या है, इस जाविये से इसके नताइज या हमारी परख क्या होगी, इस जाविये से क्या हो। तो इसलिए हमें प्लूरलिज्म की तरफ गए हम। बिल्कुल ठीक है। तो इसी की वजह से फिर अदबी थियरी का आगाज भी होता है। तो आप ये देखिए कैसी, यानी इत्तेफाक की बात है, यानी हुस्न इत्तेफाक है, और बल्कि मंटो को दाद भी इसकी देनी चाहिए कि मंटो ने कहा ना कि जब उस पर एतराज़ हुए कि ये आप इन मौज़ूआत पे लिखते हैं, इस तरह की कोई बात थी, पूरी तरह मेरे हादसे में नहीं है, तो उसने कहा कि मैं उस औरत में नहीं लिख सकता जो आटा गूंद रही है और घर में बच्चों को खिला रही है, या इस तरह की कोई बात कि जो नॉर्मल है, जो तो मौजू ही नहीं है। बू में देखिए ना, बू में नॉर्मल औरत की एक्सेप्टेंस उसके पास तो वो किरदार है उसके पास तो है ही नहीं। तो वो उसकी जो दिलचस्पी है उसकी अब नॉर्मल है, वो जो घातन है ना। तो अदब जो है वो अच्छा, या फिर कंपैरिजन करता है अदब नॉर्मेलिटी और यानी एबनॉर्मेलिटी के दरमियान, कि नॉर्मल जो माहौल है उसमें कौन सी चीज़ें, कौन से रवैये वहाँ पर पनप रहे हैं या उनकी कबूलियत है, और एबनॉर्मल ऐसी चीज़ें जिसको लोग रद्द कर रहे हैं, किसी मजबूरी की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर यह है कि उस पर कलम नहीं उठा सकते। अब अदीब क्या करता है कि उस मौजू को या तो वो अलामती इजहार है या फिर वो इमेजेस वगैरह के लेके वो फिर बराह रास्त बात नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि अगर मैं बराह रास्त बात करूंगा तो एक तो अदबी पे राया नहीं बनेगा, वो कॉलम बन जाएगा, और दूसरा वो कहता है कि इसमें जो हज़ है, जो इसमें जो एंटरटेनमेंट या इसमें जो प्लेयर का एलिमेंट है वो नहीं आएगा, इसलिए फिर वो तरकीब नहवी ऐसी लेके आता है, या उसमें फिर जो डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस का ऐसा इस्तेमाल करता है कि वो जो आम मसला था वो बड़ी सतह पर उठ के आ जाता है। इसलिए जो जितनी भी हम फिगरेटिव लैंग्वेज या इशाराती ज़बान इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब यही होता है कि उस सिचुएशन, जो आम सिचुएशन है, उसकी शिद्दत को बढ़ा देते हैं, यानी उसको हम म्यूट नहीं करते, बस यानी वॉइसलेस इशू को हम वॉइस्ड करने के लिए हम इशाराती जो डिवाइस है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। असल में तो ये जो समाजी नॉर्म्स होते हैं ये इंसान की जो फितरत है उसको टेम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे सिखाने की, ताकि वो एक जो नज़्म नस्क है उसके अंदर रहे और ज़ब्त कायम रहे, और इस तरह से ऐसे। अब जब भी वो, यानी आप समझते हैं कि नॉर्म से हट रही है चीज़, तो इंसान समाज को छोड़कर अपनी फितरत की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि यही वो मकाम है जहां पर, क्योंकि इंसान जो अदब है वो इंडिविजुअल के साथ खड़ा है समाज की बजाय, लेकिन उसके अंदर की जो बात है, यानी वो जो दूसरा जो नुक्ता नज़र है जो उमूमी समाज का नहीं है बल्कि एक आदमी सोचता है। तो ये बताइए, ये यानी ये आपकी बात की तायद में ये मैंने गुजारिश की कि इसका मतलब है कि एबनॉर्मेलिटी जो है वही मौजू होना चाहिए या होती भी है। आपके सवाल के ना 2-3 इसके पहलू निकलते हैं और वो बहुत अहम है, और थियरी के कंसर्न्स भी हुए हैं। देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो हम फ़र्द कहते हैं, तो फ़र्द कहने से अब जो मुबाहिस हैं तनकीदी, उसमें फ़र्द को महज फ़र्द कह के उसकी तौकीर ज़रा कम होती है। ठीक है, फ़र्द को एक सब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, सब्जेक्ट ऑफ सम आइडियोलॉजी, सब्जेक्ट ऑफ सम स्टेट, सब्जेक्ट यानी उसको सब्जेक्ट के तौर पर समझा जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है, वो फ़र्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसने तो बोझ उठाया हुआ है अपने नज़रियात का या अपने इर्द गिर्द के माहौल का, जितना भी कॉन्टेक्स्ट है सोशो पोलिटिकल, वो फ़र्द हो नहीं सकता, यानी वो कुल्ली तौर पर अलहदा हो नहीं सकता। होता यह है कि जब इंसान की साख्त बन रही होती है या जब उसके मुताले में मुशाहिदे में इजाफा होता है, तो कहीं कहीं पे उसे वो चुभन महसूस करता है कि यार ये काम ठीक नहीं हो रहा। उसके लिए वो या तो ट्रांसग्रेशन करता है, वो बिल्कुल बगावत पे उतर आता है, यानी सरकशी करता है। और ये सरकशी ये अदब में बहुत मौजूद है, ट्रांसग्रेशन। ये जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसमें भी कुछ किरदार ऐसे हैं जो ट्रांसग्रेस करते हैं, और ये हमारी जो आमतौर पर असातीर हैं, हमारी मजहबी मामलात में भी जो वाक़यात हैं उसमें भी है कि जो ट्रांसग्रेस करता है, यानी हदूद की खिलाफ वर्जी, सरकशी जिसे करता है, हदूद की खिलाफ वर्जी, उनको तो ये उसको पनिशमेंट मिलती है, उसको सजा मिलती है। ये आर्केटाइप, यानी ये जो कानून है, ये इंसान की फितरत में अब उतार दिया गया है कि जो जहां पर ट्रांसग्रेशन होगी वहां पर आपको पनिशमेंट जरूर करें, आपके साथ ट्रेजेडी जरूर होगी। ऐसे
तो ग्रीक ट्रेजेडी को अगर आप देख लें तो वो ट्रांसग्रेशन और ट्रेजेडी का ही फार्मूला है, क्योंकि वो किरदार जितने भी हैं, बल्कि शेक्सपियर तक देख लें कि जितने भी किरदार जो हैं वो अपने टैबूज के खिलाफ या अपने इर्द गिर्द के जो कवानीन है, रवायात हैं, जो भी उसके खिलाफ जाता है तो वो, लेकिन ये इसको कैसे रोकने के कोई शख्स वो जाए ना। अब फर्द हो तो नहीं जाएगा फर्द, क्योंकि वो तो लाताल्लुक है फर्द। हाँ ना, फर्द का मसला नहीं है, मसला सब्जेक्ट का है। सही सही सही। मसला एक ऐसे बंदे का है जो बाशऊर है, और अदीब जो है वो इंसानों के भोलपन को भी एक खास जाविये से देखता है कि यार ये बंदा किसी खास माहौल के नजरियात का किस तरीके से उसका विक्टिम है, उसमें उसको स्केपगोट किया जा रहा है, कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तो अदब है। जी, तालिब इल्मों के लिए हम सब्जेक्ट का लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रियाया के मानों में, रियाया के माने यानी मौजूयत, यानी जो जिस पर अप्लाई होता है, जिस पर अप्लाई, हुकूमत भी उस पर होती है, नजरिया भी उस पर होता है। जी मैंने हम हर चीज का बोझ जो है वो उस आदमी पर, लिहाजा हम, और वो अकेला नहीं है, फिर वो अकेला नहीं, कहने में तो वो फर्द है, कहने में फर्द है, लेकिन असल में सारी सोसाइटी जो है वो फर्द है, वो बिल्कुल हर एक आदमी पर अलग अलग वो है। जी देखिए, जब आप पर्सन यानी कहते हैं ना, तो वो पर्सोनिफाइड पर्सन है, यानी पर्सोनिफाई यहाँ पर तजसीम दो तरह की, एक तो फिजिकल है ना पर्सोनिफाई कर तजसीम करना, और एक कल्चरल है, यानी मेरे अंदर मेरे नजरिया, मेरी बरादरी, मेरा इलाका, मेरी एथनिसिटी, मेरी जबान, मेरा सारा वो मिलकर इसलिए इस जो जिसको इंसान हम कहते हैं, इसको महज फर्द कह के उसको ना हम वो अकेला आदमी नहीं है, वो है नहीं, बल्कि वो हर उस आदमी का नुमाइंदा है जो सोसाइटी में मौजूद, इसका मतलब पूरी सोसाइटी। लिहाजा वो जो इनफरादियत है, जिसको जदीदियत में बहुत ज्यादा इसको मुबालगा आमेज़ी की हद तक इसको अप्रिशिएट किया गया, इसके ऊपर फोकस किया गया, वो इनफरादियत एक मिथ है आज के दौर में, यानी वो एक अस्तूरा है, वो इस फर्द है नहीं, कोई बंदा क्लेम कर नहीं सकता कि मैं फर्द हूँ। अच्छा, और इसमें एक दिलचस्प बात है, जब हम रोमांटिसिज्म वगैरह में पढ़ाते थे, जब हम इस तरह के मामलात में, तो वहाँ पर हम ये यानी मिसालें दिया करते थे इस तरह की बातें कि भाई इश्क मोहब्बत के मामलात हैं जो, यानी जब कोई आदमी उस उम्र में होता है जो उसकी आगाज़ जवानी की उम्र है, ये तो जिन चीज़ों को वो अपना हक समझता है, जिनको अच्छा समझता है, ये वो जब वो माँ बाप बनता है तो फिर उन्हीं चीज़ों पर पाबंदी लगाना शुरू कर देता है, इसलिए कि आदमी तो वही है। इसका मतलब है कि अब उसका रोल बदल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी जो है वो अपने आप में फर्द है, लेकिन दूसरे के लिए वो समाज है, यानी ऐसा ही है, यानी वो अपनी आज़ादी चाहता है, लेकिन दूसरे पर पाबंदी लगाना चाहता है, हर कोई ऐसे बनाता है। तो इसका मतलब है कि समाज का एक रुख जो है वो है नज़्म कायम करने वाला, हुकूमत करने वाला, नजरियात लगाने वाला, और उसी का दूसरा रुख जो है वो है कि जिस पर वो लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही फर्द बैक वक्त समाज भी होता है और फर्द भी होता है, इसलिए इसको बिल्कुल इंडिविजुअल जो आप फरमा रहे हैं, इसको बिल्कुल इनफरादी और उससे अलग चीज समझना ये ठीक नहीं। जब हम फर्द समझेंगे तो इसका मतलब है कि अब देखिए उसका एक नाम है कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं तौकीर हुसैन या फर्रुख नदीम है या कोई भी नाम है। अब नाम जो है ये उर्दू है, बाकायदा इसकी एक कॉन्टेक्स्ट है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं फर्द का नाम आप कैसे रख सकते हैं? फर्द तो यो सब्जेक्ट ऑफ ना, सब्जेक्ट ऑफ योर आइडियोलॉजी, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, सब्जेक्ट ऑफ हम अपने इलाका, ये उसमें जियोग्राफिकल बाउंड्री है। अच्छा, दूसरी बात की कि हम ना, क्योंकि बातें बहुत है, मैं थोड़ा सा एक सॉरी आप करें बात, एक तस्वुर मोहब्बत जो है ना, अब ये एक अजीब मखमसा है, मैं इस पे बात करना चाहता था और आपने मुझे मौका दिया, और मैं जो ना जरा फ्रैंकली थोड़ा सा हमारा तस्वुर, हमारे इलाके का तस्वुर, हमारे जो चाहे वो अदब हो, चाहे हमारे जो टीवी ड्रामे हो, फिल्में हो, ये तस्वुर मंगोलों वाला है। ठीक है, ये तस्वुर फ्यूडलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, ये तसल्लत और अजारतदारी वाला है। इसमें जो आशिक है ये बड़ा पिदरसरी जो है ना ये है। अच्छा। कि आपने जो फीमेल माइंड और यानी औरत का जहन और उसकी बॉडी, उसकी हस्ती को जितना आप अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं उतनी बड़ी आशिक है। ऐसे ठीक है, चलिए इस पे अलग से बात करेंगे, है ना। लिहाजा ये भी पॉलिटिकल है, ये भी पॉलिटिकल है। ये मंगोल क्या करते थे कि पहले रैकी करो, लोगों को रिश्वत दो, इर्द गिर्द जाके मोहल्ले में जनाब के तो उनका पूरी मुखबरी करो और मुखबरी लो, फिर उनके बंदे तोड़ो और आखिर में उस इलाके पर कब्जा कर लो।
हमारी फिल्मों में तो आशिक यही हाँ, मतलब स्कीम है पूरी की पूरी वो जी वो स्कीम है। ठीक है। इसको पॉलिटिकल समझना या डीपोलिटिसाइज करना, इस तस्वुर मोहब्बत को मुझे आज तक नहीं समझ आया। ये सियासत का बड़ा तस्वुर है, सियासत का बड़ा, जी 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 जी, जब हम पॉलिटिसाइज करना कहते हैं जी जी जी, इससे मुराद सिर्फ ये वाली पॉलिटिक्स। आजकल जो तस्वुर मोहब्बत है फिल्मों वाले में, जो आजकल जो ड्रामे वाले, ये पूरे का पूरा कैपिटलिस्ट तस्वुर मोहब्बत है, जो जिसको हम, ये फिर सब्जेक्टिव है, यानी एक सब्जेक्ट की मोहब्बत है, फर्द की अगर हो या इंसान, तो वो एक कुर्बानी वाली हो, यानी उसमें गिव एंड टेक। हाँ ना, ये वो म्यूचुअल बराबरी की सतह पर भी हो, बराबरी की सतह पर हो, गिव एंड टेक बराबर का हो, यानी उसमें जो तसल्लुत है, वो मरते पर तो उसे मार ही रखते। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बोलूं, एक कॉन्सेप्ट मेरी बच्ची ने मेरे ज़हन से हल कर दिया। हम गाँव, आपको पता मैं शकरगढ़ से ताल्लुक है, तो हम लोग बच्चों के साथ मैं गाँव जा रहा है, रास्ते में दरिया चनाब आया, मैंने गाड़ी रोकी किनारे के ऊपर, मैं जनाब सुना लगे कि सोनी महीवाल की जो दास्तान है यहाँ पर जनाब, है ना, तो सोनी दरिया चनाब दे कंडे, वो सारी बात उसे सुनाई। मैंने कहा बच्चे ऐसी ना, मैंने कहा वो जो जगह है ना, वहाँ से ये जो गर्ल थी, यहाँ से वो स्विमिंग करती आती थी, और जो थे अंकल थे वो यहाँ पर बैठे होते थे, और तो वो एक दिन आई थी बेचारी डूब गई। तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा, मैं एक बात की समझ नहीं आ रही, अंकल को स्विमिंग नहीं आती थी, कि हर दफा वही क्यों आती है, वो क्यों डूबी है, अंकल क्यों नहीं डूबा। इसका मतलब यह है कि हमारे जो हमारे जहन में एक आर्केटाइप है कि हमने कुर्बानी कहीं ना कहीं से बहरहाल औरत की ज्यादा दिलवानी है। और ठीक है, इस पर बात करेंगे क्योंकि कुछ उसके काउंटर आर्गुमेंट इसमें भी, क्योंकि जो रावी है, जो लिखने वाला है, वो सब्जेक्ट है, पिदरसरी समाज का सब्जेक्ट है, पिदरसरी समाज को वैसे ही पोर्ट्रे करता है, जैसे मतलब उसका नजरिया या उसका जो ऊपर से है, उसको सिखाता है। अदब पर वापस आते हैं। ये सारा जो मामला है, इसका मतलब है कि एबनॉर्मलिटी जो है वो तो शुरू से है, अब भी है, बाद में भी है। तो आप अगर फर्ज करें इसकी रोशनी में आपको नई तारीफ अदब की करनी पड़े, तो आप क्या कहेंगे कि अदब क्या है? एक ऐसा टूल है, ठीक, यानी हम क्या, कैसे लफ्जों में अगर उसको बयान करना चाहें? देखिए कि अदब एक खोज का नाम है, ठीक है, लफ्जों में बयान किया हुआ एक ऐसा टेक्स्ट है, जो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जिसमें यानी जज्बा एहसास वगैरह तो होंगे, लेकिन उसका बड़ा मौजू इंसान की या मुआशरे की एबनॉर्मलिटी है। अगर नॉर्मेलिटी छोटी है तो उसका लिटरेचर जितना मर्जी आप जमालियाती तौर पर उससे बना लें। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यानी एक हद, ये बहुत अच्छी बात की आपने, यानी एक हद जब उस्लूब की और जमालियात की हासिल कर लेता है कोई लिटरेचर, तो उसके बाद उसके बड़े छोटे होने का फैसला उसकी आइडियोलॉजी पर होता है। और वो जितनी बड़ी एबनॉर्मलिटी को टैकल कर रहा है उतना बड़ा अदब है, और जितने छोटे मसले पर बात कर रहा है उस हिसाब से उसकी अहमियत उतना कम है। अब देखिए जदीद नज़्म जो है हमारे, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब देखिए सारी की सारी जो जदीद नज़्म है, वो जमालियाती तौर पर और जदीदियत की, यानी है ना, मॉडर्निज्म की जो डिक्शन है और जो मेटाफोरिकल जो उसका निज़ाम है, वो कितना शानदार है। लेकिन मुझे बताइए कि इसमें मसलों की तादाद कितनी है, यानी कौन सा मसला है, कौन सा मसला है जिसको एड्रेस करने की कोशिश, कौन सा मसला है, एड्रेस बात की बात है, वो दूसरी स्टेज है। लेकिन किन मसाइल को हाईलाइट, यानी मसले की नोयत क्या है और मसला जो है ना वो कितना गंभीर है या कितना सीरियस है, सवाल क्या है उसमें, सवाल बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारा, तो वो कौन सा सवाल उठाती है? होता ये है आमतौर पर देखा जाता है कि कभी अफसाने में या कभी नावल में भी कि वो मसला तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके ऊपर जो बुनत है, उसकी जो साख्त है, वो इस तरह की जाती है कि मसला जब जो ना वो निकाल दे, वो धड़ाम से वो सारी जमालियात गिर जाएगी अगर मसला हम नहीं है तो। चलें, इस पर कुछ और मिसालें भी ज़ाहिर ली जा सकती हैं, लेकिन चूंकि बुनियादी बात हमें मिसालों की नहीं है, बुनियादी बात जो है वो अदब के उस कॉन्सेप्ट की है, उस कॉन्सेप्ट जो मुद्दतों से हमारे साथ चलता आ रहा है। और आपका ख्याल ये है, और मैं भी उससे कुछ ना कुछ अब मुत्तफिक हूँ, वैसे आपकी बात ठीक है कि हमें इस पर सोचना चाहिए, यानी इसको और रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन इस तरफ को सोचने की जरूरत है कि अदब की एक नई तारीफ जो है मुतय्यन करना चाहिए। और दूसरी तारीफ जो है वो भी मैं कह कि वो जो हिस्टोरियन ने गैप छोड़ा है, जी, ये नौ तारीखियत वाली बात, नौ तारीखियत, तो अदब उसकी एक अलग से तारीख लिख रहा है, लेकिन वो एक मुतवाज़ी तारीख। अच्छा, हम आमतौर पर जो तारीख है का मजमून जो है उसको हम कंक्रीट समझते हैं, और ये जो अदब जो पेश कर रहे हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट, और हम कहते हैं कि इसका ये ताल्लुक इस तरह समाज से नहीं है।
हकीकतन देखा जाए तो ये ज्यादा गहरी है, क्योंकि उसमें तो जी जी हाँ वो हाँ ये इसको हाँ तो नौ तारीखियत वालों ने बहुत अच्छी बात की हाँ है। हाँ इसमें आइंदा जब हम कभी न्यू तारीखियत की थ्योरी हाँ पर हाँ बात करेंगे तो हाँ ये वाली बात करेंगे हाँ कि वो तो पैरेलल हिस्ट्री है, हाँ ठीक है। और अरबों में ये कॉन्सेप्ट था हाँ कि अरबों से जब किसी ने एतराज किया और पूछा कि आपका तो कोई तारीख ही नहीं है आपकी, हाँ हाँ, तो उसने कहा कि जिस कौम का अदब होता है अदब होता उसकी है, तारीख की जरूरत नहीं जरूरत होती, नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि वो ऐसे आम आदमी का मसला बयान कर रहा है ठीक है और बादशाह का मसला बयान कर रहा है। हाँ तो मेरा ख्याल है कि हमने जो एक नुक्ते पर काफ़ी सैर हासिल तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी हो सकती जितनी थी हो एक सकती महदूद थी, वक्त जितनी में हो सकती चंद निकात सामने आए हैं और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।